तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, उस पर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मैराथन क्लास। और इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के टोटल 45 यानी कि 45 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने इस क्लास में उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आए हैं और 2027 में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा। और ये क्लास इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन बैठकर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लिया, क्वेश्चन बैंक लिया, बुक लिया, सबको मैंने एनालाइज किया है और ये 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए ढूंढे हैं। आप फिजिक्स के किसी भी टीचर से पूछ लेना कि जो शुभम सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं क्या ये इंपॉर्टेंट है, वो भी यही कहेंगे भाई यही क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पूरे चैप्टर मतलब फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा क्लास आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, मतलब आपके चैप्टर 1 से लेकर 14 तक टोटल 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना भैया। और जिनको लगता है ना कि सर जी फिजिक्स में हम थोड़ा कमजोर हैं या हमें फिजिक्स का पी भी नहीं आता, तो टेंशन मत लो, हमारे साथ आप पढ़ाई करो, फिजिक्स का PHY SICS सब आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे ही क्लास आपको टाइम से मिलते रहे। देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक एक चैप्टर के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत आसान भाषा में मैं बताऊंगा, ठीक है। जो आपके न्यूमेरिकल्स भी ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ना, हमारे फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से है। क्वेश्चन क्या है भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बहुत आसान है, देखो ध्यान से, मैं अभी समझाता हूं। फर्स्ट है कूलाम प्रति न्यूटन, सेकंड है जूल प्रति न्यूटन, थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम और फोर्थ है न्यूटन प्रति मीटर। देखो भैया फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर आपका फॉर्मूला होता है भैया F/Q0। E बराबर होता है F/Q0। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपको आंसर पता चल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ना, यकीन मानो अगर लास्ट तक ये क्लास आपने देख लिया, 45 के 45 क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, तो देखो इसका मात्रक क्या होगा? E बराबर F/Q0 होता है। F क्या है? F है बल, फोर्स, बल का मात्रक होता है न्यूटन। Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम कहां है? देखो आपके ऑप्शन में कहीं न्यूटन प्रति कूलाम है? ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, और यही आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बच्चों ना, वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका फॉर्मूला बोल रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, Q0 है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा।
देखो जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन को समझ जाएंगे। और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊं ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके सारे बच्चे कमेंट कर देना। ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कमेंट कर दोगे या पीडीएफ कमेंट कर दोगे तो वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझो, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा भाई, बिल्कुल हल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का अनुपात होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इन दोनों का अनुपात जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश को अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 1.77 गुणे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। दूसरा है 1.9 गुणे 10 की पावर 12 कूलाम प्रति किलोग्राम। थर्ड है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम प्रति किलोग्राम। और फोर्थ है 3.2 गुणे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो देखो भैया ध्यान से समझो, देखो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबको पता होगा 9.1 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, तो यही आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों ना, देखो गुणा भाग आपको ही करना पड़ेगा। और वैसे आप नॉर्मली समझ लो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो संहति होगा यानी कि अनुपात होगा वो 1.77 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम के बराबर होगा। मतलब अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश को इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अगर डिवाइड करते हो ना तो इतनी वैल्यू आएगी। अब भाई फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन आएगा ना तब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। समझ में आ गया? तो इतना ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का जो अनुपात होता है वो 1.77 गुणे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। दैट्स सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है इसका एसआई मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। थर्ड है न्यूटन प्रति कूलाम। और फोर्थ है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। भाई मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम का फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या होता है। कूलाम का नियम आपको पढ़ाया गया है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इधर लेकर चलो। एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका क्या होगा, इसका अगर मात्रक निकालना है तो देखो 1/4 पाई हो जाएगा इंटू Q1 इंटू Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना। Q1 है आवेश, Q2 भी आवेश है, तो आवेश का मतलब कूलाम होता है। अब दो आवेश हैं तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्रति F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, R है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा भैया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब वैल्यू मैं कहां से ला रहा हूं भाई, ये मात्रक मैं कहां से बता रहा हूं, क्योंकि आपका फॉर्मूला कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होगा 1/4 पाई, कूलाम के नियम के अनुसार एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 अपान FR स्क्वायर होगा। ठीक है, तो Q1 Q2 है तो कूलाम स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। F है बल, बल का मात्रक न्यूटन, R है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक, इतना समझ में आ गया। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कूलाम के नियम के फॉर्मूले से आप विद्युतशीलता का मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं, जब हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे ना तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि बच्चों हम सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। देखो अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करोगे तो आप टॉपर बनोगे। एक टॉपर और आप में डिफरेंस यही होता है बच्चों, पढ़ता वो भी है, उसके पास भी दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, ठीक है, लेकिन वो टॉपर क्यों बनता है, उसके पास डिसिप्लिन होता है। अगर उसने टाइम टेबल बना दिया कि मुझे पढ़ना है तो भाई उसको पढ़ना है। ठीक है, चलो चौथा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। भाई वोल्ट मीटर होता है हमारे विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये ऐसे ही आप याद रखो भाई कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है। जब हम चैप्टर चेंज करेंगे आपको बता देंगे बच्चों, हम सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं। सारे अच्छे से आप लोग बस वीडियो को देखो ध्यान से। अगर आपने लास्ट तक देख लिया ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी आगे आगे बहुत सारी क्लासेस आएंगी, आरंभ है अभी। ठीक है, चलो 5 नंबर, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इसमें से कौन सा मात्रक विद्युत क्षेत्र का नहीं है? अब इसका ट्रिक क्या है भाई, आप वो मात्रक ढूंढो जो किसी दूसरे का मात्रक है। जैसे देखो न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम और जूल कूलाम प्रति मीटर। भाई जूल प्रति कूलाम जो होगा ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा, क्योंकि जूल प्रति कूलाम जो है वो विभव का मात्रक होता है। V इक्वल टू W/Q होता है। ठीक है, तो विभव का जो मात्रक होगा ना वो आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो विभव का मात्रक आपका होता है जूल प्रति कूलाम। तो ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होगा, ये विद्युत विभव का मात्रक होगा। बस थोड़ा सा आप माइंड लगाओगे ना, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस आप माइंड यूज करो और आसानी से क्वेश्चन का आंसर देकर आओगे। ठीक है, सभी बच्चे बस ध्यान से क्लास को समझो। अगला क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर 2 से है। देखो चैप्टर 1 से हमने 5 क्वेश्चन देख लिए, अब चैप्टर 2 पे चलेंगे। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? अभी मैंने बताया V इक्वल टू W/Q होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, जूल गुणे कूलाम, कूलाम प्रति जूल या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। अरे भाई जूल प्रति कूलाम ही तो इसका मात्रक होगा। अभी मैंने बताया कि V इक्वल टू W/Q होता है। B है विद्युत विभव, इसका मात्रक क्या होगा? W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो होगा विद्युत विभव का मात्रक होगा। ठीक है, चलो समझो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ध्यान से समझना। E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 दी गई है, और इस विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा? का वाला ऑप्शन है, देखो का भी आ सकता है, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड भी आ सकता है। तो हमें काखा गाघा से कुछ नहीं लेना, हमें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जानना है। तो देखो V समानुपाती 1/r या फिर B अनुक्रमानुपाती R या फिर B अनुक्रमानुपाती 1/r² या V R पर निर्भर नहीं करेगा। देखो अगर E बराबर 0 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विभव B का दूरी के साथ जो परिवर्तन होगा ना वो V R पर निर्भर नहीं करेगा। V जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपका घ वाला ऑप्शन सही है। अब एक ऐसा क्वेश्चन आया है बच्चों ना जो न्यूमेरिकल इसको बोले या फिर ऑब्जेक्टिव बोले, मतलब कभी कभी फिजिक्स में बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये आपके भाई साहब हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस में भी आते हैं, तो इनको समझो ध्यान से। फिजिक्स को अगर आप किसी चीज को टफ समझोगे तो वो आपके लिए टफ ही बना रहेगा, अगर किसी चीज को आप इजी समझोगे तो वो इजी हो जाएगा। देखो अगर आप पढ़ाई ही ना करो तो आपको हिंदी भी हार्ड लगेगा, इंग्लिश भी हार्ड लगेगा, सारे क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। और अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो हार्ड से हार्ड चीज भी आपको इजी लगने लगेगी। तो कोई भी टॉपिक कितना हार्ड है, कोई भी सब्जेक्ट कितना हार्ड है या कितना इजी है, ये आप तय करोगे कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। चलो 8वां, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? मतलब 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, उसको 10 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं, तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? 5 × 10⁻³ जूल, 0.5 × 10⁻³ जूल, 0.5 जूल या 5 जूल। ठीक है, तो देखो इसका आंसर मैं यहां पे आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। ये न्यूमेरिकल मैं उस साइड में करवाऊंगा। हमें
हमें धारिता दी गई है 100 माइक्रोफैरड और विभव दिया गया है 10 वोल्ट। तो भाई सिंपल है, हमें धारिता दी गई है, कितना दिया गया है बच्चों, धारिता हमें दी गई है 100 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब सबसे पहले माइक्रोफैरड को हम फैरड में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा भैया 100 माइक्रोफैरड है। जब माइक्रोफैरड को फैरड में बदलते हैं ना तो 100 गुणे 10 के पावर -6 हो जाता है, क्योंकि माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। अब विभव हमें दिया गया, वी की वैल्यू जो दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है, वो 10 वोल्ट दिया गया है। कितना, 10 वोल्ट। हमें निकालना क्या है, सिंपली हमें निकालना है संचित ऊर्जा, यानी कि यू निकालना है। यू निकालना है भाई, तो यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, याद कर लो, लिख लो कहीं भी, चाहे दिमाग में, 1/2 CV स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, किसका, ये हमारा फॉर्मूला होता है यू का। ठीक है, जो आपको ऊर्जा निकालनी है। तो यहां पे हम U इक्वल टू लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझो एक एक पॉइंट। ठीक है, देखो 1/2 हो जाएगा, C के जगह पर 100 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, और गुणे V के जगह पर देखो 10 का स्क्वायर है तो 10 का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, आप यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बहुत ध्यान से समझना। देखो 2 1 जा 2, ये 50 हो जाएगा, 50 से कटेगा। ठीक है, तो U बराबर हमारा आ गया, बहुत ध्यान से समझना, U बराबर हमारा आ गया 50 गुणे, देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 को इधर लिख देंगे, गुणे 10 के पावर -6। देखो मैंने क्या किया, ये 50 आपका आया, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 10 के पावर -6 साइड में लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे भैया, इस साइड में देखो U बराबर हमारा हो जाएगा, U बराबर हमारा हो जाएगा, देखो 50 गुणे ये आपका है 100, दोनों का गुणा करेंगे तो 5000 आएगा, 50 को 100 से गुणा करोगे 5000, और ये 10 के पावर -6 है। इसको सॉल्व कर देंगे भैया तो 5000 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 3। देखो 1000, 5000 को 5 गुणे 1000 लिख सकते हैं, और 1000 को 10 के पावर -3 लिख सकते हैं, और गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बराबर ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर, देखो 3 में से 6 जाएगा तो -3 बचेगा, और जूल। ये हमारी आ जाएगी भैया किसकी वैल्यू, ये हमारी आ जाएगी यू की वैल्यू, किसकी, यू की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल, और यही संचित ऊर्जा होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही है। मतलब 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा 5 गुणे 10 की पावर -3 जूल होगी। बस हो गया। ठीक है, चलो भाई अब चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब चैप्टर 3 विद्युत धारा पे हम लोग आ चुके हैं भैया, विद्युत धारा चैप्टर। देखो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ठीक है, देखो एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। मतलब एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता होती है रो, और विशिष्ट चालकता होता है जो सिग्मा, इसका गुणनफल जो है किस पर निर्भर करता है, तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुच्छेद परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई वो इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता है एवं विशिष्ट चालकता है, उसका गुणनफल ना तो तापक्रम पर निर्भर करेगा, ना ही पदार्थ पर, ना ही अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, वो इनमें से किसी पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, बाकी सिंपल रहते हैं। तो बस समझो 10 नंबर, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से किसी पर नहीं। भाई वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो है, वो ना लंबाई पर निर्भर करती है, ना मोटाई पर, वो पदार्थ पर डिपेंड करती है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। देखिए अभी मैं आपको और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये समाप्ति है, ये आरंभ है, और आरंभ जो है प्रचंड है, क्योंकि 45 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन, या आपको अगर सारे मॉडल पेपर चाहिए, या क्लास आपको ज्वाइन करना है बच्चों ना, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लेना। ये मेरा नंबर है 991833
2305। आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना भैया, मेरा नंबर है ये। इस पर मैं आपको, जैसे अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है या फिर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से। देखो, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, या ऐसा क्वेश्चन आता है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। मतलब गतिशील आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं? अरे भाई, जो गतिशील आवेश होता है ना, वो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसके चारों ओर दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखो, ऑब्जेक्टिव में कोई मंत्र वंत्र नहीं बताना आपको भाई कि मैं मंत्र मार दूंगा और आप आराम से याद हो जाएगा। इसको समझो सिर्फ। अगर क्लास को ध्यान से देख लेते हो ना, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम था, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर या फिर वेबर प्रति मीटर। भाई, इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। फटाफट इसको नोट करो। चलो भैया, अगला क्वेश्चन, 1/√μ0 का मात्रक होगा। मैंने आपको बताया था 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है, ये प्रकाश की चाल यानी कि c के बराबर होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा? अब चूंकि ये c के बराबर है, c आपका है प्रकाश की चाल, इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका भी मात्रक जो आपका होगा वो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम, मीटर प्रति सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फैराड? भाई, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। सेकंड ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि जो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट है वो c के बराबर होता है। अब c का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? मतलब किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार या सरल रैखिक? भाई, वृत्ताकार होगा। ठीक है, सर्कुलर होगा। अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा यानी कि 90 डिग्री पर गति करेगा, तो भैया इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वृत्ताकार होगा। फटाफट नोट कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला, चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल F का मान क्या होगा? पता है आपको, जब कोई कण या कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो उसके चारों ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। अब अगर मान लीजिए वो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाला बल आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? का है F बराबर QVV, खा है F बराबर QV अपान B, गा है F बराबर QB अपान B और घा है F बराबर VV अपान Q। अरे भाई, यही वाला तो होगा फॉर्मूला, F बराबर QVV। मतलब ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों आवेश है उस पर, और v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QVV होगा। अगर वो थीटा कोण बनाकर गति करेगा तो F बराबर QVV साइन थीटा। ठीक, समझ में आ गया? 16 नंबर। अब चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य पे आ जाते हैं भाई। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य का। देखो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? देखो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी? अरे भैया, चुंबकीय आघूर्ण m = IA होता है कि नहीं होता है? तो आपका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। I है धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो भैया चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक आप याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट ध्यान से। 17 नंबर, वो पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब वो पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। चैप्टर 5 का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी हमारा चैप्टर 5 का ही है। देखो, डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, अनुचुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ में या इनमें से कोई नहीं? भाई डोमेन जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। किसमें? जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अगला क्वेश्चन लेंज का नियम। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? मतलब लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान? भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम। मतलब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल टाइप का है तो मैंने सॉल्व करवा दिया। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है उसको सिंपली समझो। ठीक है, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो क्योंकि आपको लघुत्तरीय भी पढ़ना है, अति लघुत्तरीय भी पढ़ना है, विस्तृत उत्तरीय भी पढ़ना है, तो सबको साथ लेकर चलना है। 20 नंबर, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है किसका? हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? विद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वाप्रेरकत्व का? भाई चुंबकशीलता का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। 20 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? बताओगे प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? ओम सेकंड, ओम प्रति सेकंड, सेकंड प्रति ओम या 1 प्रति ओम सेकंड? तो भाई ओम सेकंड होता है प्रेरकत्व का मात्रक। क्या? ओम सेकंड। 22, किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है। मतलब किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर कितना होता है? ये चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है भैया। तो पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 या 0? भाई 0 होगा। मतलब किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर जो है वो 0 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 23, ये हमारे चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंग से है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य दोनों या इनमें से कोई नहीं? भाई राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनकी प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ना, ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है बच्चों की आप लोग बस देखो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये वो क्वेश्चंस नहीं है। मैं हमेशा वो क्वेश्चन लेकर आता हूं ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन तैयार करना है, ये सिर्फ देख के नहीं छोड़ना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। 24, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? बताओ इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति जो है मिनिमम होती है? पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या माइक्रो तरंगे? भाई राइट आंसर होगा बच्चों माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे जो है ये न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो चैप्टर 1 से लेकर एक और क्वेश्चन है। देखो 25, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? इसमें से कौन सा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें? भाई बीटा किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो हमारे फर्स्ट फिजिक्स से मतलब चैप्टर 1 से लेकर 8 तक मैंने 25 क्वेश्चन आपको बच्चों बता दिए। 25 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपको इनमें से पता है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 9 पे। आप लोग जो है ना क्लास को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करते हुए चलना। 26 नंबर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। बताओ किस रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए या लाल प्रकाश के लिए? भाई लाल रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है।
चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलो 27 नंबर पे आ जाओ बच्चों। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, देखो ये आपका 9 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है भैया, यहां से 9 नंबर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का है 26 नंबर क्वेश्चन। 27 देखो, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। मतलब यदि सघन माध्यम में आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। भाई 90 डिग्री होगा। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, चलो भैया अगला देखो। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। r बराबर f/2, f बराबर 3r, f बराबर r/2 या f बराबर r/4। भाई f बराबर r/2 गा वाला ऑप्शन सही है। f बराबर जो होता है वो r/2 होता है। ठीक है, ऐसे तो कहा गया है, मतलब फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f = r/2। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लो। 29 नंबर पे आ जाओ बच्चों। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम व न्यूनतम होगा। मतलब अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम और न्यूनतम होगा। लाल तथा बैगनी रंग, बैगनी तथा लाल रंग, नीला तथा पीला रंग, हरा तथा सफेद रंग। भाई अगर प्रिज्म से गुजारेंगे तो बैगनी रंग का जो विचलन है वो अधिकतम होगा और जो लाल रंग का विचलन है वो न्यूनतम होगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है, बैगनी तथा लाल रंग। प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो है वो न्यूनतम होगा। ठीक है, चलो 30 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाओ। 30, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाशिक तंतु होता है, उसमें निम्न में से प्रकाश के किस गुण का यूज किया जाता है। व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका यूज किया जाता है प्रकाशिक तंतु में। सेकंड ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर देना। ठीक है, चलो भैया आप चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की का ये क्वेश्चन है। वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो कौन सी घटना है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। भाई ध्रुवण, पोलराइजेशन, मतलब वो घटना, ध्रुवण एक ऐसी घटना है ना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। 32, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है। मतलब जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? तीव्रता, चाल, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य। भाई आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होती। अगर एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की जो आवृत्ति है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। चलो बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। 33, यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। अरे भाई लैम्डा इक्वल टू h/m भी होता है, या इसी को हम लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p। ठीक है, अब लैम्डा जो है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर देखो यदि किसी कण का संवेग अगर दोगुना करेंगे, अगर इसको दोगुना करेंगे ना तो इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी अपरिवर्तित, 4 गुनी, दुगुनी या आधी। भाई अगर इसको दोगुना करेंगे तो आपका संवेग जो है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को दोगुना कर देंगे, मतलब अगर हम संवेग को दोगुना कर देंगे तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो होगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। 34, फोटान के गतिज, देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है, एक चीज और समझना, यहां तक जो क्वेश्चन था वो तरंग प्रकाश का था, और ये 33 नंबर जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर का क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक है, चलो फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है। h μ/λ, h μ/c², hc/μ या फिर c²/h μ। तो इसका राइट आंसर होगा h μ/c²। फोटान के गतिज द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो h μ/c²
होता है। ठीक है, तो 34 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। 35 पे आ जाओ बच्चों। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। बताओ वो किस पर निर्भर नहीं करेगी? तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी होता है, या इसी को हम लिखते हैं भैया लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी भी लिखते हैं। तो देखो हमारा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। देखो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। आवेश पर नहीं, आवेश नहीं है भाई। वेग पर, हाँ वेग पर भी निर्भर करेगा, संवेग संवेग पर भी निर्भर करेगा, लेकिन ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आवेश है ही नहीं। लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी है, मतलब द्रव्यमान भी है, वेग भी है, और एच अपान पी और संवेग भी है, लेकिन आवेश नहीं है, तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। 36 नंबर, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्नलिखित किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? मतलब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? आवेश, द्रव्यमान, संवेग या फिर ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऊर्जा संरक्षण। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में निम्नलिखित में से ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमारे परमाणु चैप्टर से, यानी कि 12 नंबर चैप्टर से भाई। परमाणु देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। मतलब अगर आपको एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करना है तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए कम से कम। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला देखो, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान कितना होता है? मतलब हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 जूल या शून्य। अरे भाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान। चलो भाई 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है, मतलब एक एएमयू जो है कितने एमईबी के बराबर होता है? एक एएमयू मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट कितने एमईबी मतलब कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा? 190 एमईबी, 139 एमईबी, 913 एमईबी या 931 एमईबी? भाई 931 एमईबी। एक एएमयू इक्वल टू 931 एमईवी। ठीक है, चलो 40 नंबर। अब ये आ गया चैप्टर नंबर 12 नाभिक का क्वेश्चन। देखो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है ये आपसे कहा जा रहा है। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जीरो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? भाई जीरो होता है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है जीरो होती है। 41 पे आ जाओ बच्चों। अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? चैप्टर नंबर 14 का ये क्वेश्चन है। लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके लास्ट चैप्टर से हैं। देखो अर्धचालक में विद्युत चालन होता है कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, या ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से? तो भाई कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों से होता है। अर्धचालक में विद्युत चालन कोटरों से और इलेक्ट्रॉनों से दोनों से होता है, जबकि चालक में इलेक्ट्रॉनों से होता है। चलो 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। कुछ बच्चे इसको ओके पढ़े होंगे, भाई ये ओके नहीं है। 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या है? चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत या विद्युत रोधी? भाई विद्युत रोधी होता है। 0 केल्विन अगर टेम्परेचर है ना तो उस पर शुद्ध अर्धचालक जो है वो विद्युत रोधी की भांति काम करेगा। 43 पे आ जाओ बच्चों। एक पी टाइप अर्धचालक होता है। एक पी टाइप अर्धचालक कैसा होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या धनावेशित तथा ऋणावेशित दोनों? भाई एक पी टाइप अर्धचालक जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव। 44 एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन का कारण है। मतलब एन टाइप अर्धचालक में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, कोटर, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन? अरे भाई यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। मतलब एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन, वो भी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालन होता है। 45 पे आ जाओ बच्चों।
पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक? भाई एल्यूमिनियम। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्यूमिनियम मिलाना होता है। 46 लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले लेता हूं। देखो, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या फिर ना इलेक्ट्रॉन तथा ना कोटर? भाई इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होते हैं? देखो यहां पे आपका ये ऑप्शन नहीं सही होगा। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में क्या होंगे? केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या फिर ना इलेक्ट्रॉन तथा ना कोटर? ये आपका सही होगा भैया, चौथा ऑप्शन। ठीक है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में ना इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ही कोटर होते हैं। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। तो मैंने आज आपको पूरे फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक टोटल 50 क्वेश्चन मैंने टोटल मैंने आपको 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। अगर आप ये 45 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आज का क्लास, ये मैराथन क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।